safety and quality of processed chicken products. With his extensive experience in the poultry industry, please welcome Mr. Kashif Rasool for the technical session. अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि नजर जो है फैकल्टी मेंबर भी यहाँ पे बैठे होंगे, तो उनको भी मेरा सलाम है। और थोड़ा सा मैं नो माई ऑडियंस, ताकि मैं अपनी जो छोटी सी प्रेजेंटेशन है उसको उस हिसाब से लेके चल सकूँ। अगर ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ज़्यादा कोई बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो हम उससे ज़्यादा दैन इज फाइन। अच्छा, दिस टॉपिक बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फूड इंडस्ट्री और इवन द कंज्यूमर्स आर कंसर्न। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेशक आप फूड इंडस्ट्री से तो अभी बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन आप कंज्यूमर सब लोग हैं। फूड एक ऐसी चीज़ है जिसका कंज्यूमर हर बंदा है। वो हर बंदे ने खानी है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड इज बेसिक नीड फॉर एनीवन। सो फूड हर बंदे ने रोज़ाना खानी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब से लेके हम दो चीज़ों को बहुत ही पैरेलल लेके भी चलते हैं, और दोनों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपका सिंपोजियम भी आज फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी के ऊपर है, तो मेरे पहले जो दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली होंगी। मे भी आपको कुछ रेपिटेशन भी लगे इसमें, लेकिन आप थक भी गए होंगे, आप इतनी ज़्यादा देर होती है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलेंगे तो यू विल बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलूँगा, बहुत आसान लफ्ज़ों में लेके चलूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो और टेक्निकल ज़्यादा इसमें नहीं हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो फूड सेफ्टी को समझते हैं कि फूड सेफ्टी क्या है, क्योंकि ये एक बेस है जिसके ऊपर कि हमने अपनी क्वालिटी की बिल्डिंग खड़ी करनी है। अच्छा, एक बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जिसके बगैर आप नहीं चल सकते। चाहे आप कंज्यूमर हैं, चाहे आप फूड प्रोसेसर हैं, चाहे रिटेलर हैं, चाहे आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपने फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। फूड सेफ्टी सिंपली क्या है कि जो फूड कंज्यूमर कंज्यूम करे, उसके खाने से वो सिक ना हो, वो इंजर्ड ना हो। वो फूड जिस पर्पस के लिए वो ले रहा है, फूड नॉर्मली किस पर्पस के लिए दी जाती है, आप सब लोगों को पता होगा फूड किस पर्पस के लिए ली जाती है। आपको एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो आपको फूड चाहिए। फूड इज आल्सो फॉर द टेस्ट, फॉर प्लेयर, आपको प्लेयर के लिए भी फूड चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने लेनी है, लेकिन आपने पहले इंश्योर करना है कि क्या ये फूड खा के मुझे एनर्जी मिल जाएगी, मुझे प्लेयर मिल जाएगा। कहीं ये तो नहीं होगा कि मैं ये खाने के बाद हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर दूं और बीमार हो जाऊं। नोबडी विल लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो सबसे पहले तो ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि फूड जो आप खाएं, तो जिस पर्पस के लिए खा रहे हैं, उस पर्पस के अलावा कोई हार्म आपको ना दे। अगर वो चीज, ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, तो फूड इज सेफ। और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनीज के अंदर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट होती है, क्योंकि जब आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए खाली ऑब्जेक्टिव लिख देने से कोई फायदा नहीं होता। उसको अचीव करने के लिए सर्टेन पाथ आपने अडॉप्ट करना है। उस पाथ को अचीव करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो एड्स इस्तेमाल करते हैं, जो एक्टिविटीज इस्तेमाल करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, वो सारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के ज़मरे में आती है। वो बहुत डिटेल में है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बस सिंपली ये है कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एक कोहेरेंट प्रोसेसेस को लेने की अप्रोच है जो आप लेके चलते हैं, जिसके बाद आप इंश्योर कर लेते हैं, 100% श्योर कर लेते हैं कि जो फूड इन प्रोसेसेस से होकर गुजरी है और कंज्यूमर तक गई है, वो उसके खाने के लिए सेफ है। फिर फूड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये एक मस्ट डू रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप क्वालिटी को पीछे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी आपने हर सूरत में इंश्योर करनी है। चाहे वो छोटा सा एक फट्टे वाला बैठा हुआ है, चाहे नेस्ले की बड़ी कंपनी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर सेम फॉर एवरी कंपनी एंटिटी, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पहले कह दिया, ये हर किसी ने फॉलो करके आगे चलनी है, और फूड सेफ्टी में कोई ग्रे एरिया नहीं है। ये याद रखिएगा, आइदर द फूड इज सेफ और नॉट सेफ। बीच वाली कोई जगह नहीं है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये चीज थोड़ी सी सेफ है, ये ज्यादा सेफ है, आइदर इट इज सेफ और नॉट सेफ। तो हमें ये फंडामेंटली ये चीजें समझनी चाहिए। फिर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशंस जो हैं वो ये आपसे डिमांड करती हैं, फूड प्रोसेसर से भी, रिटेलर से भी, कि आपकी फूड जो आप बना के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए।
तो फूड सेफ्टी को आपकी कोई चॉइस नहीं है फूड सेफ्टी को अडॉप्ट करने की, आप पे कंपल्शन है, आप बाय रेगुलेशन बाय लॉ पाबंद हैं कि आपने जो फूड बनानी है वो सेफ बनानी है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं जो फूड अथॉरिटी में थे, ये रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो फूड कंज्यूमर को मिले वो सेफ मिले। एथिकल एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमारी फूड सेफ्टी, अगर हम लोग एक कंपनी है केएनएन हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अखलाकी तौर पे भी कि हम लोग अगर फूड आपको दें खाने के लिए तो वो खाने के लिए सेफ होनी चाहिए फॉर वेल बीइंग ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। और अगर सेफर फूड आपको दिया है, आप बीमार नहीं हो रहे, आप सिक नहीं हो रहे, आपके हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लग रहे, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, आपकी वो मनी सेव हो रही है आपकी किसी और बेहतर एक्टिविटी में लगाने के लिए, तो आप सोसाइटी एज अ होल जो है वो उसकी वेल बीइंग के लिए रोल हम प्ले करते हैं बीइंग अ प्रोसेसर, रिस्पांसिबल प्रोसेसर ऑफ फूड। अच्छा, गैप्स इन दिस कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। फूड सेफ्टी अगर मैंने इंप्लीमेंट नहीं की हुई या किसी और कंपनी ने इंप्लीमेंट नहीं की हुई या किसी बिजनेस ने इंप्लीमेंट नहीं की हुई, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही टायर हो सकते हैं। जैसे बताया, कंपनी बंद हो सकती है, रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, बिजनेसेस आपका कम हो सकता है या आप इंटायरली लूज कर सकते हैं। तो फूड सेफ्टी सिस्टम के अंदर आपको ये चीजें करने की मजबूरी है आपकी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत सी चीजों में नुकसान उठाएंगे। अच्छा, अब हमने बात कर दी फूड सेफ्टी के फंडामेंटल्स, तो हमने समझ लिया कि फूड सेफ्टी इनफैक्ट होती क्या है। तो अब हमने फूड सेफ्टी सिस्टम्स जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा सिस्टम्स होते हैं, उनको हम अडॉप्ट करते हैं। सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये होता है कि हर बंदा या हर कंपनी अपनी मर्जी से अपनी चीज ना कर रही हो, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस आप बना देते हैं। उस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस में आप बहुत मोटी मोटी चीजें जो सी हैं वो गाइडलाइंस जो है वो लिख देते हैं। हर इंडस्ट्री ने उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करना होता है। तमाम इंडस्ट्री के ऊपर एक सी फूड सेफ्टी सिस्टम लागू नहीं हो सकता। राइस के लिए कुछ और होगा, मिल्क के लिए कुछ और होगा, कन्फेक्शनरी के लिए कुछ होगा, और जो हमारी चिकन कंपनी प्रोसेसिंग कंपनी होती है उसके लिए कुछ और होगा। लेकिन गाइडलाइंस, जो ब्रॉड गाइडलाइंस है, वो याद रखिएगा, वो सबके लिए एक सी होती है। और आपने बार बार आप सुनेंगे भी, अभी भी सुन रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो हैसब का लफ्ज आप बार बार सुनेंगे। एक्चुअली सीसीपी शायद आप लोगों ने सुना भी हो, ये रिपीट हो रहा होगा जब भी फूड सेफ्टी का नाम आ रहा होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम है जो कि बना था प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हैसब जो है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बेसिकली प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ जाता है। ये किसी भी चीज को होने से रोकने की गारंटी करता है अगर आपने प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया। हैसब से आप लोग वाकिफ हैं, सब लोगों को पता है कि व्हाट द हैसब इज। अच्छा, हैसब इनफैक्ट मैं बहुत छोटा सा करके इसको आगे जाऊंगा। हैसब स्टैंड्स फॉर हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चलते हैं जिसमें हैजर्ड्स आप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हैजर्ड्स आपको पता होगा कि केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और एलर्जन की कैटेगरी एक और ऐड होती है। ये हैजर्ड्स होते हैं जो कि अगर किसी फूड में मौजूद हो सर्टेन लिमिट से ज्यादा, कुछ सेफ लिमिट्स होती हैं, अगर सेफ लिमिट से ऊपर हो और अगर वो फूड में मौजूद हो तो आप फूड को सेफ नहीं कह सकते। तो हैसब जो है वो डील करता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन पे, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आपके प्रोसेसेस के अंदर, ताकि जब आप फूड बनाएं तो वो फूड बिल्कुल सेफ हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सेफ फूड बनाने की गारंटी करता है। तो ये जितनी भी फूड कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं या दुनिया में काम कर रही हैं, वो एटलीस्ट हैसब सर्टिफाइड तो सारी कंपनीज होती हैं ताकि वो सेफ फूड को जो है वो इंश्योर कर सकें। अच्छा, यही हैजर्ड एनालिसिस की मैंने बात की, रिस्क असेसमेंट की बात की, वो भी हैसब का हिस्सा है, उसकी डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैसे करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग और अवेयरनेस जो है ये बहुत की एलिमेंट है किसी भी चीज को करने के लिए। सेम इज ट्रू फॉर द सेफ प्रोडक्शन ऑफ द फूड, कि आपने ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर करनी है। जो आपके वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके कोल्ड स्टोरेजेस में काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, जो रिटेल में काम करते हैं, क्योंकि सेफ फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो फार्म टू फोक का कॉन्सेप्ट है। ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्योंकि जितनी भी फूड बनती है, चाहे वो एनिमल बेस्ड है, चाहे वो एग्रो बेस्ड है,
उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फील्ड है, वो फार्म है, वो फार्म से शुरू होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेफर फूड होनी चाहिए फ्रॉम फार्म टू फोक। फोक का मतलब ये कि कंज्यूमर जो फाइनली अपनी प्लेट में रख के वो बैठा हुआ है, फोक से वो खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है फूड को, तो इतनी सेफ होनी चाहिए बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस फ्रॉम फार्मिंग टिल कंजम्पशन, वो आपको सेफ्टी उसकी इंश्योर करनी है। तो ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे स्टाफ को तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी उसको कि ये कितना क्रिटिकल है, सेफ फूड को बनाना कितना क्रिटिकल है। तो हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग आर इंडस्ट्री, हम लोगों की रेगुलर जो वर्कर्स की ट्रेनिंग है, सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग है, इवन के मैनेजर्स की ट्रेनिंग है वो चलती है। फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उनको इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि हमारी कोल्ड चेन बहुत वसी है। हमारा जो प्रिजर्वेशन का मेथड है केन एंड चिकन का, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग है। हम कोई केमिकल यूज नहीं करते, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते। उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसको फ्रीज कर देते हैं -18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पे। उसका फायदा ये होता है कि वाटर एक्टिविटी जो है वो आपकी फ्रीज हो जाती है। वाटर एक्टिविटी जो फ्रीज हो जाती है तो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको मौका नहीं मिलता मल्टीप्लाई करने के, वो मौजूद रहते हैं। फ्रीज का लफ्ज जो है वो उसका मतलब ये होता है कि वो फ्रीज करते हैं। जहां पे जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन में वो फ्रीज हुआ उसको फ्रीज कर दिया। जैसे ही आप उसको था करेंगे उसमें माइक्रोब्स किल नहीं हुए होंगे, वो दोबारा थ्राइव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी फ्रोजन प्रोडक्ट हैं उसको अगर आपने था किया है तो विद इन शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कंज्यूम कर लें या आप उसको दोबारा रीफ्रीज कर दें, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की वो बहुत फास्ट होती है। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी का जिक्र पहले भी हो चुका है। ट्रेसेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई मसला आएगा तो एक ही है, उसको हम लोग हल करने के लिए सबसे जो पहली चीज चाहिए वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि जिस बैच में मसला आया है, जिस जगह से मसला आया है, वो हम लोग सिर्फ उस वक्त ट्रेस कर सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। बैकएंड इंफॉर्मेशन भी हो, फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन भी हो। तो ट्रेसेबिलिटी की है किसी भी प्रॉब्लम को अगर आ गया है उसको समझने की, उसकी वजूहात जानने की और फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को लेने के लिए। तो ट्रेसेबिलिटी किसी भी फूड सेफ्टी सिस्टम में एक की पैरामीटर है। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है आपका सिस्टम जो है वो टोटली फेल होता है। अच्छा, लेबलिंग, अगेन लेबलिंग भी बहुत जरूरी है कि लेबलिंग इंफॉर्मेशन अगर आपने प्रॉपरली नहीं दी हुई तो उसका नुकसान ये होगा कि बहुत सी चीजें कंज्यूमर जो है वो मिसलीड कर दे। लेबलिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को उसके मुताबिक। और जब आपको कोई मसला आ गया है तो आपने एक्शन लेने हैं और साथ ही अनाउंसमेंट भी करनी है। अनाउंसमेंट से मुराद आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो पता चला बाद में कि वो अनसेफ हो गई है, कुछ बंदे उसको खा के सिक हो गए हैं, तो बाकियों को बचाने के लिए आपने रिकॉल तो करना है, ये जो भी आपका प्रोसीजर होगा, साथ आपने सर्टेन अनाउंसमेंट भी करनी है, जैसे पीएफए भी कर रहा होता है अगर किसी सर्टेन बैच के मुतालिक मसला हो, ताकि पब्लिक तक ये बात पहुंच जाए और वो उस फूड के बारे में मुहतात हो जाए। तो आपको अनाउंसमेंट अगर नाम लिए बगैर करनी है या नाम के साथ करनी है, वो है जरूरी फॉर द मैसेज, ताकि उनको पता चल जाए, वो अवेयर हो जाए कि किस बैच की बात हो रही है और वो उसको एहतियात से इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये यूज होती हैं, पैरेलल यूज होती हैं, लेकिन इनमें फर्क है। फर्क ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि फूड सेफ्टी जो है वो बिल्कुल मस्ट डू रिक्वायरमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चूज कर लूंगा फूड सेफ्टी मैं करूं या ना करूं। क्वालिटी जो है ये कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर का और एक प्रोसेसर का या एक ब्रांड का या एक कंपनी का। ये आपने अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए या अपने आप को अपने कंपेटिटर से आगे रखने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए, जितने भी आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं वो फूड क्वालिटी के जुमरे में आते हैं। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट बाय रेगुलेशन। ये एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है और वो आप इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए, आपकी प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर हो, और इसका ज्यादातर जो एस्पेक्ट होता है वो कमर्शियल होता है। ये याद रखिएगा कि क्वालिटी कंपनी इसलिए करती है ताकि वो कमर्शियली अच्छा बिजनेस कर सके और बाकी कंपीटिटर से आगे जा सके। तो क्वालिटी भी करना, एक दूसरे लफ्जों में ये कहने कि अगर आपने अच्छा बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी सुपीरियर देन योर कंपीटिटर्स। और आप कैसे सुपीरियर हो सकते हैं कंपीटिटर से? कि आपकी प्रोडक्ट बेहतर हो,
आपकी सर्विसेज बेहतर हो, क्योंकि क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसी सर्विसेज कस्टमर को देते हैं और अल्टीमेटली आप सेटिस्फाई कैसे करते हैं कस्टमर। क्योंकि अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा या आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा कि वो आपका रिपीट कस्टमर बनेगा और आपकी चीजों की वो सेल जो है वो ज्यादा होगी। तो क्वालिटी आपके पास ऑप्शन तो है कि आप क्वालिटी को अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन जो कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है इसमें आपका सर्वाइवल नहीं है विदाउट इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटी सिस्टम या क्वालिटी को अडॉप्ट किए हुए। अच्छा, ये जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इसके अंदर आप एक्सीलेंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हो कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि एक प्रोडक्ट को आप अगर 1,00,000 दफा भी बनाएंगे उसी सिस्टम से बना के तो वो वैसी ही बनेगी जैसी आपने उसको टारगेट करके बनाना शुरू किया था पहले दफा। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। जहां पे कंसिस्टेंसी लैग कर जाती है वहां पे आपकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ब्रीच हो जाती है, या दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि क्वालिटी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी की है, कंट्रोलिंग प्रोसेसेस आपकी इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग डाटा जो आप इकट्ठा करते हैं, और एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपने करनी है। आपके जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर एक ये जो आपका जुमला है ये बार बार सुनेंगे आपको, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि आपकी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता या कोई कंपनी या कोई बिजनेस ये नहीं कह सकता कि हम तो परफेक्शन पे खड़े हो गए हैं, इसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं है। ये गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है और वही लोग सर्वाइव करते हैं जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और इनोवेशन की तरफ जाते हैं। जो लोग इनोवेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का रास्ता छोड़ देते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उसका नुकसान होता है। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल दी, नोकिया। एक वक्त में आप सबको नोकिया का नाम याद होगा मोबाइल फोन्स के ऊपर। हम लोग तो पुराने हैं, आप लोग तो शायद बच्चे, आपने तो किसी भी स्मार्टफोन देखा होगा। नोकिया के अलावा फोन नहीं होता था। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 90% जो थी वो मोबाइल की मार्केट जो थी वो नोकिया के पास। नोकिया ने एक वक्त में आके इनोवेशन को खत्म कर दिया। एप्पल आया, बाकी लोग आए, वो स्मार्टफोन पे, टच स्क्रीन पे आए और वो अभी तक अडॉप्ट नहीं कर सका उसको, और वो पीछे रह गया। नोकिया का नाम भी किसी को पता होगा, मेरा नहीं ख्याल इस ऑडियंस में भी बैठा कोई बंदा नोकिया का फोन इस्तेमाल कर। सेम हैपेंड विद मोटोरोला। मोटोरोला एक वक्त में सबसे सेफर वे ऑफ कम्युनिकेशन था, जो सीईओज इस्तेमाल करते थे या जो बहुत लोग, क्योंकि उसके जो मैसेजेस थे, आपने सॉरी ब्लैकबेरी था वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। उसको कैश करना, उसके मैसेजेस को ट्रैक करना जो था वो कहते थे मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने भी अपने इनोवेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हार्डली किसी बंदे के पास ब्लैकबेरी का फोन होगा, या शायद वो कंपनी भी बंद हो गई है, एक्वायर कर ली है। तो क्वालिटी के अंदर जरूरी है कि आप इंप्रूवमेंट करते रहें, अपने आप को बेहतर बनाते रहें अपने कंपेटिटर से। और ये होता है आप जब कंटिन्यूअसली अपनी सिस्टम्स को रिव्यू करते रहते हैं, अपनी चीजों को देखते रहते हैं, और जो आपके अंदर वीकनेस नजर आती है, खामियां नजर आती है, उसको लेके आप आगे जाते हैं। और क्वालिटी के जितने भी आपकी गोल्स हैं वो टीम वर्क के बगैर अचीव नहीं हो सकते। टीम वर्क इज द की। अगर आपने टीम वर्क से काम नहीं किया तो आप ना फूड सेफ्टी का कोई पैरामीटर अचीव कर सकते हैं और ना ही कोई क्वालिटी का पैरामीटर अचीव कर सकते हैं। तो टीम वर्क ना सिर्फ ये कि हर किस्म की स्पोर्ट्स में, सोसाइटी में, बल्कि आपको एक अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और अच्छी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी जरूरी है। अच्छा, ये मैंने लिखे हैं, जैसे कि सबसे टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये दुनिया के अंदर कुछ कॉमन फूड सेफ्टी के सिस्टम्स हैं जो कि आपको ये सुनने में मिलेंगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, लेकिन अभी भी शायद आपको पढ़ाए जाते हो। अगर आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपने हैजर्ड को तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ISO 22000 या FSSC 22000, ये दोनों, ये भी फूड सेफ्टी सिस्टम्स हैं। IFS है, ये फ्रेंच बेस्ड है, बेसिकली यूरोप में ये अप्लाई होता है। BRC है, ये भी ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम का है, और SQF भी है। ये कुछ फूड सेफ्टी के सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम्स आप अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी में, क्योंकि इनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस को आप लेके इंप्लीमेंट करते हैं और फिर आप इंश्योर करते हैं कि हमारी कंपनी में जो फूड बन रही है वो सेफ है। सिमिलरली आप अगर बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें ISO 9000 है, TQM है, TPM है, सिग्मा है।
ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि अगर आप अप्लाई करें तो आप अपने सिस्टम को एफिशिएंट कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं सिर्फ चिकन का थोड़ा सा कर दूं। एक स्लाइड मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिल्कुल आखिरी स्लाइड पे चले जाएं तो, क्योंकि मैं चिकन से आ रहा था तो चिकन के अंदर कुछ लोगों ने और आगे चले जाएं। अच्छा, हमारे यहाँ मैं ये स्लाइड इसलिए थी, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ जो कि चिकन और चिकन की प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आजकल बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है खास तौर के ऊपर चिकन की प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो मैंने ये मौका समझा कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इन द मीनवाइल लोगों को ये भी बता दें कि ब्रायलर चिकन के हवाले से हमारे मॉर्निंग शोज में हमारे सर्टेन जो है वो डॉक्टर्स और जो फूड ब्लॉगर्स का जिक्र किया कि जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन जो है वो फैलाई है, और वो इस हद तक फैलाई हुई है कि उन्होंने लोगों का दिमाग इतना वाइट वॉश ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोग भी बिलीव कर रहे हैं बहुत सी चीजों पे विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, विदाउट बैकिंग ऑफ एनी रिसर्च। कोई बंदा उनसे ये भी नहीं पूछता कि आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो कह देते हैं कि आप चिकन इस्तेमाल ही ना करें। जितनी बीमारियां आपको हो रही हैं वो शायद चिकन खाने की वजह से हो रही है। उसमें कहते हैं अनहेल्दी है ये फूड। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है जो पैक फूड है कि वो हलाल है कि नहीं हलाल। तो एक तो बहुत आपको क्लियर कर दें कि ये फूड बहुत हेल्दियर है। हलाल इसलिए है कि हमारे यहाँ जो कंपनी के अंदर स्लॉटिंग होती है वो हाथ से स्लॉटिंग होती है, हम लोग कोई मशीन से ज़िबा नहीं करते, और एक एक चिकन के ऊपर जो है वो तकबीर पढ़ के स्लॉटिंग होती है। और जिस तरह से हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड है, हैसिफ सर्टिफाइड कंपनी है, पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड है जो कि लॉ के मुताबिक वो बाउंड करता है हर चिकन प्रोसेसर को या हर फूड कंपनी को वो जो प्रोडक्ट बनाए वो हलाल हो। ठीक है, फिर ये कहा जाता है कि जो ब्रॉयलर चिकन है ये खुद वीक होंगे तो ये आपको क्या ये पावर देंगे, ये एनर्जी देंगे। ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा है। उसको कंपेयर किया जाता है देसी मुर्गी के साथ कि देसी मुर्गी और ब्रॉयलर में बहुत फर्क है। दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स हैं सेम स्पीशीज के अंदर, उनको कंपेयर आप इस तरह से नहीं कर सकते। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़ी है, वो ब्रॉयलर में फार बेटर है एज कंपेयर टू देसी मुर्गी। अच्छा, फिर अगला कॉन्सेप्ट ये आता है जी कि ये जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, डिफरेंट चेंजेस आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जी चिकन खाने की वजह से हो रही है जी। वो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, कुछ मेंटल फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है, वो स्किन के अंदर चेंजेस आ रही है, इसलिए आ रही है जी कि आप लोग ब्रॉयलर चिकन खा रहे हैं। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि जी ये क्योंकि अननेचुरली ग्रो कर देता है और ये वेट गेन कर लेता है बहुत तेजी से, तो इसलिए तो ये तो सेफ नहीं है। चिकन फीड जो है वो बुरी है, किसी को नहीं पता चिकन फीड कैसे बनती है, लेकिन चिकन फीड क्योंकि जी बहुत बुरी है तो वो चिकन उस फीड के ऊपर पलता है, तो चिकन जो है वो सेफ नहीं है खाने को। तो आखिर में वो आपको नतीजा निकाल के दे देते हैं कि आपने चिकन नहीं खाना। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग या बाकी लोग भी उनकी बातों में वैसे नहीं आ रहे। चिकन जो है, पोल्ट्री जो है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला मीट है। डू यू नो दैट पोल्ट्री इज द जो सबसे ज्यादा यानी कि लार्जेस्ट जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो भी पोल्ट्री है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये बीफ को सरपास कर चुका है बहुत पहले। सबसे ज्यादा जो कंज्यूम किया जाता है, वाइडली कंज्यूम किया जाता मीट है वो पोल्ट्री है। और दुनिया में भी पोल्ट्री बहुत पहले 2-3 साल पहले पोर्क को सरपास कर गया था। पहले पोर्क था, लेकिन अब पोल्ट्री का कंट्रीब्यूशन या जो शेयर है वो 34% है ऑफ टोटल मीट कंजम्पशन। तो अगर ये इतना अनसेफ होता तो इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन जो है वो पोल्ट्री ना खा रही। चलिए बस लास्ट में उसकी बात। अच्छा, ये जो पोल्ट्री चिकन है ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये लीन प्रोटीन का सोर्स है। तो आजकल जितने भी हेल्थ ब्लॉगर्स हैं या जो नया कॉन्सेप्ट है, हर लोग अब यूट्यूब के ऊपर भी टिकटॉक के ऊपर भी जरूर देखते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने वेट को कैसे कम किया जा सकता है। डायबिटीज आजकल पाकिस्तान नंबर ऑफ द टॉप कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है with the percentage of the diabetic patient to the ratio of the total population। हमारी जो डायबिटिक है वो तकरीबन दुनिया के अंदर, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो डायबिटिक को बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो बीमारी है ही नहीं, ये तो गला से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोटीन खाएंगे इसमें कोई शुगर नहीं है, बिल्कुल आप मुतमईन होकर खा सकते हैं विदाउट एनी शुगर और विदाउट एनी कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन। B12, B6, जिंक और सेलेनियम का ये सोर्स है, मिनरल्स भी आपको मिलेंगे, विटामिन भी आपको मिलेंगे। चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन है अवेलेबल मीट के अंदर, सबसे सस्ता मीट जो है वो पोल्ट्री का है।
और रेडीली अवेलेबल है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा, आपको कॉर्नर पे भी मिल जाएगा, हर शॉप पे मिल जाएगा। इजी टू प्रिपेयर है, सबसे इजीली कम टाइम के अंदर ये इसकी प्रिपरेशन होती है, कुकिंग होती है। मल्टीपल यूज है, आप इसको बर्गर, सैंडविचेस, राइस, रोटी, किसी भी चीज में ग्रिल करके खा सकते हैं। मल्टीपल इसके यूजेस हैं। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, हाई प्रोटीन वैल्यू आपको देता है, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन देता है, जिसके अंदर के एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपने बाहर से लेने ही लेने। तो ये एक अच्छा सोर्स है आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स देने का। डिजीज से फ्री है, और जो फीड जो चिकन खाता है वो आपको मैं बता दूं कि क्लीनेस्ट फीड होती है जो चिकन खाता है। बहुत ही अच्छी डाइटरी रिक्वायरमेंट चिकन की वो पूरी करता है, बहुत न्यूट्रिशनल फीड होती है, क्योंकि फीड जो है वो किसी भी चिकन की ग्रो करने की 70% कॉस्ट फीड है। तो इतनी अगर आपकी बिजनेस या आपका जो वो पूरे का पूरा जो साइकिल है वो डिपेंड कर रहा हो किसी एक एलिमेंट के ऊपर, उस पर कोई भी ग्रोथ या कोई भी प्रोसेसर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जो फीड चिकन को खिलाई जाती है, जितना उसके ऊपर ख्याल किया जाता है उतना शायद ह्यूमन फीड्स के ऊपर भी पाकिस्तान में ख्याल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस फीड के ऊपर बिजनेस बहुत डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया जी। तो इसकी फीड भी क्लीन है, आप लोग चिकन बिल्कुल धड़ल्ले से खा सकते हैं, बिल्कुल। Mr. Kashif Rasool, for your effective words. With immense respect and admiration, I invite our chief guest, Dr. Ghulam Murtaza, General Manager of Najberi Wheat Products, a pioneer in the food industry. Under Dr. Murtaza's leadership, Najberi Wheat Products has established itself as a beacon of quality. Today, Dr. Murtaza will share his insight on quality assurance in processed cereal products.